नमस्कार दोस्तों, साहित्य की पंचरत्न में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग कल काव्य शास्त्र का परिचय देखे थे। आज काव्य शास्त्र के जो प्रसिद्ध आचार्य हैं उनको एक एक करके देखेंगे। और यह जो कंटेंट है दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हिंदी से संबंधित चाहे कुछ जो भी एग्ज़ाम हो, इससे बाहर नहीं जाएगा। तो आप लोग ध्यान से सुनिए दोस्तों। पहले देखते हैं भरत मुनि को। भरत मुनि संस्कृत काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य थे और इनकी नाट्य शास्त्र रचना भारतीय काव्यालोचन एवं काव्य शास्त्र का विश्वकोश है। नाट्य शास्त्र का रचना काल अनुमानित रूप से 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के बीच अनुमानित है और बलदेव उपाध्याय जी ने भरत मुनि का समय द्वितीय सदी माना है। ये पूछा जा सकता है दोस्तों कि किसने भरत मुनि का समय द्वितीय सदी माना है, तो याद रखना है बलदेव उपाध्याय जी ने। आगे देखेंगे दोस्तों, भरत मुनि ने स्वयं नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहा है। तो किसने पंचम वेद कहा? तो भरत मुनि ने स्वयं नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहा है। और इनकी एक टीका लिखी थी अभिनव गुप्त जी ने, अभिनव भारती नाम से। उसी के अनुसार नाट्य शास्त्र में 36 अध्याय, 5000 श्लोक और इसके जो छंद है वो अनुष्टुप छंद में है। अधिकांश छंद अनुष्टुप छंद में है। ये किसके अनुसार है? अभिनव भारती जी, अभिनव गुप्त जी का जो उनका टीका था अभिनव भारती, जो उन्होंने नाट्य शास्त्र पर लिखा था। आगे देखेंगे, भरत मुनि रसवादी आचार्य हैं। क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि कौन रसवादी आचार्य है, कौन अलंकारवादी। तो ध्यान रखना है, भरत मुनि रसवादी आचार्य हैं और इन्होंने रस संप्रदाय का प्रवर्तन किया। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र के 6ठ अध्याय में निम्न रस सूत्र की स्थापना की है। तो देखते हैं कौन से रस सूत्र की स्थापना की। विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगा रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ये कहाँ लिखा हुआ है? नाट्य शास्त्र के 6ठ अध्याय में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नाट्य शास्त्र के 6ठ और 7वें अध्यायों में रस निरूपण है। पूछा जा सकता है कि नाट्य शास्त्र के कौन से अध्याय में रस का निरूपण है? तो 6ठ और 7वें, 6ठे और 7वें अध्याय में रस का निरूपण किया है भरत मुनि जी ने। फिर देखते हैं, भरत मुनि थे उन्होंने अपने रस सूत्र की व्याख्या करते हुए कहा कि जिस प्रकार नाना व्यंजनों एवं औषधि आदि के संयोग से भोज्य पदार्थों में रस आदि की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार नाना भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। यानी कि जिस प्रकार जो नाना प्रकार के व्यंजन रहते हैं, औषधि रहते हैं, सभी का संयोग से रस की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार विभिन्न भावों के मिश्रण से रस की निष्पत्ति होती है। ऐसा किसने कहा है? तो ये कोटेशन याद रखिए, भरत मुनि जी का है। भरत मुनि ने रस की उत्पत्ति मानकर भरत मुनि ने भाव से रस की उत्पत्ति माना है और भाव से रस की उत्पत्ति मानकर दोनों को एक दूसरे का आश्रित बताया है। किसको? भाव और रस को एक दूसरे का आश्रित बताया है और भाव से ही रस की उत्पत्ति माना है भरत मुनि ने। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने नाटक के 4 अंग स्वीकारा है। तो वो कौन है? पाठ्य या वस्तु तत्व, अभिनय, संगीत, रस। आगे देखेंगे, भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी। ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। इन्होंने शांत रस का उल्लेख नहीं किया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि इन्होंने कौन से रस को नहीं माना या उल्लेख नहीं किया। तो शांत रस का उल्लेख इन्होंने नहीं किया। किन्होंने? भरत मुनि जी ने। एवं हास्य रस को सभी रसों में सुखात्मक माना है। ये भी याद रखने वाली बात है। इन्होंने हास्य की उत्पत्ति श्रृंगार से माना है और कहा है श्रृंगाराद्विभ वेद हास्य। आगे देखेंगे,
नाट्य शास्त्र के छठे अध्याय में, 7वें अध्याय में रस और भाव का वर्णन किया, हम लोग पहले देख भी चुके हैं इसको। फिर है भरत मुनि ने 4 प्रधान रस स्वीकार किए हैं। तो कौन कौन से हैं वो 4 रस? याद रखिए, श्रृंगार, रौद्र, वीर एवं विभत्स। श्रृंगार, रौद्र, वीर एवं विभत्स रस, ये 4 रस को स्वीकार किए हैं भरत मुनि जी ने। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 4 अलंकारों को स्वीकारा है। तो उसमें कौन कौन है? उपमा, दीपक, रूपक और यमक। और इन्होंने 3 अर्थालंकार और 1 शब्दालंकार माना है। ऐसा भी पूछा जा सकता है डायरेक्ट कि भरत मुनि ने कितने शब्दालंकार और कितने अर्थालंकार माने हैं। तो इन्होंने 3 अर्थालंकार, उपमा, दीपक, रूपक और 1 शब्दालंकार, यमक अलंकार का उल्लेख किया है। आगे देखेंगे दोस्तों, इन्होंने 10 काव्य गुण माना है। क्या क्या? श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, पद, सकुमार्य, अर्थ व्यक्ति, उदारता एवं कीर्ति तथा 10 काव्य दोष माने हैं इन्होंने 10 काव्य गुण और 10 काव्य दोष माने हैं। ये बार बार पूछा गया प्रश्न है, तो देखते हैं हम लोग आगे। गुणार्थ, अर्थांतर, अर्थहीन, भिन्नार्थ, एकार्थ, अभिलुप्तार्थ, न्यायोपेत, विषम, विसंधि एवं शब्दच्युत। ये उतने इम्पोर्टेंट नहीं है कि नाम को याद रखने की, हाँ, लेकिन कहीं पूछा जा सकता है, लेकिन अभी तक अलग से पार्टिकुलर नाम को नहीं पूछा है। आप लोग याद रख सकते हैं कि कितने काव्य गुण और काव्य दोष होता है। अगर सबको याद कर लेंगे तो और बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में भावों की संख्या 49 बताई है, जिनमें 33 संचारी भाव हैं और 8 स्थायी भाव और 8 सात्विक भाव हैं। तो भरत मुनि ने भावों की संख्या कितनी मानी है? टोटल 49, जिसमें 33 संचारी भाव हैं, 8 स्थायी भाव और 8 सात्विक भाव। नाट्य शास्त्र के 24वें तथा 34वें अध्याय में नायक नायिका भेद का वर्णन हुआ है। जिस प्रकार से आजकल के क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र के कौन से अध्याय में नायक नायिका भेद का वर्णन किया है, या फिर 24वें और 34वें अध्याय में किसका वर्णन है। तो याद रखिए, नायक नायिका भेद का वर्णन किया है। और नाट्य शास्त्र में काव्य की आलोचना भरत मुनि ने वाचिक अभिनय के प्रसंग में की है। तो ये हो गया भरत मुनि दोस्तों, एक बार देख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। पहले देखे थे भरत मुनि, ये प्रथम आचार्य थे संस्कृत काव्य शास्त्र के। नाट्य शास्त्र इनका प्रमुख रचना है और अनुमानित रूप से 200 से 300 ईसा पूर्व अनुमानित है इसका समय नाट्य शास्त्र का। और बलदेव उपाध्याय ने भरत मुनि का समय 2वीं सदी माना है। भरत मुनि ने स्वयं नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहा है। और अभिनव गुप्त ने अपने अभिनव भारती में 36 अध्याय और 5000 श्लोक बताए हैं नाट्य शास्त्र में, और जिसमें क्या बताया है? अधिकतर रूप से अनुष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है। भरत मुनि रसवादी आचार्य हैं, याद रखिए, और रस संप्रदाय का प्रवर्तन भी किया था इन्होंने। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र के 6ठे अध्याय में रस सूत्र की स्थापना की है, जिसमें क्या कहा था देख लीजिएगा। और नाट्य शास्त्र के 6ठ एवं 7वें अध्याय में उन्होंने रस का निरूपण किया है प्रमुख रूप से। और भरत मुनि ने अपने रस सूत्र की व्याख्या करते हुए यह कोटेशन दिया है, जो पढ़ चुके हैं, अच्छे से देख लीजिएगा। भरत मुनि ने भाव से रस की उत्पत्ति मानकर दोनों को एक दूसरे का आश्रित बताया है। और नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने नाटक के 4 अंग स्वीकारा है: पाठ्य वस्तु या तत्व, अभिनय, संगीत और रस, जिसमें प्रथम 3 ज़्यादा ही महत्वपूर्ण हैं, इसको महत्वपूर्ण माने हैं नाट्य शास्त्र में। पाठ्य वस्तु या तत्व, अभिनय और संगीत को, फिर रस को बाद में जोड़ा है। फिर है भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। इन्होंने शांत रस का उल्लेख नहीं किया है, और इन्होंने जो हास्य रस है उसको सुखात्मक माना है। नाट्य शास्त्र के 6ठे 7वें अध्याय में हम लोग देख चुके हैं, रस और भाव का वर्णन किए हैं। और
भरत मुनि ने 4 प्रधान रस स्वीकार किए हैं, जिसमें श्रृंगार, रौद्र, वीर एवं विभत्स को माना है। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में 4 अलंकार, जिसमें 3 उपमा, दीपक, रूपक और एक शब्दालंकार यमक का उल्लेख किया है। इन्होंने 10 काव्य गुण और 10 काव्य दोष माने हैं। और भरत मुनि ने भावों की संख्या 49 बताई है, जिसमें 33 संचारी भाव, 8 स्थायी भाव और 8 सात्विक भाव को माना है। और है नाट्यशास्त्र के 24वें तथा 34वें अध्याय में इन्होंने किसका वर्णन किया है? नायक नायिका भेद का वर्णन किया है। नाट्यशास्त्र में काव्य की आलोचना किस रूप में की गई है? वाचिक अभिनय के प्रसंग में की गई है, याद रखिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों भामा पे। भामा, इनका समय है 6ठी सदी। अगर क्रम वाले में आता है या तो आप लोग याद रखिए, कभी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, कहीं भी काम आएगा ये। तो भरत मुनि के बाद आते हैं क्रम में भामा, और इनका समय था 6ठी सदी। ये कश्मीर निवासी थे और अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक अलंकारवादी आचार्य हैं। इनकी रचना काव्य अलंकार अत्यंत प्रसिद्ध है और यह अलंकार शास्त्र की प्रथम स्वतंत्र एवं व्यवस्थित रचना मानी जाती है। काव्य अलंकार में 6 परिच्छेद, 4000 पद्य हैं और इसमें सभी अनुष्टुप छंद एवं कुल 4000 श्लोक हैं। भामा ने 2 शब्दालंकार एवं 36 अर्थालंकारों का वर्णन किया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है। और काव्यालंकार के 6 परिच्छेद बताएं। यहाँ से भी क्वेश्चन बन चुका है। तो भामा ने काव्यालंकार के 6 परिच्छेद बताए हैं, जिसमें प्रथम है काव्य लक्षण, काव्य भेद, काव्य साधन। द्वितीय में और तृतीय में है अलंकार का निरूपण। चतुर्थ में है परिच्छेद दोष का निरूपण। पंचम परिच्छेद में है न्याय विरोधी दोष निरूपण। और षष्ठ में है शब्द शुद्धि निरूपण। फिर से देखिए, इन्होंने काव्यालंकार के 6 परिच्छेद बताए हैं और प्रथम परिच्छेद में इन्होंने काव्य लक्षण दिया है और भाषा भेद, काव्य साधन को रखा है। द्वितीय एवं तृतीय परिच्छेद में अलंकार का निरूपण किया है। चतुर्थ परिच्छेद में दोष निरूपण किया है। पंचम परिच्छेद में न्याय विरोधी दोष निरूपण किया है। षष्ठ परिच्छेद में इन्होंने शब्द शुद्धि निरूपण को रखा है। भामा की एक पंक्ति आती है, शब्दार्थो सहितो काव्यम। इनके द्वारा प्रतिपादित काव्य लक्षण है। इनके अनुसार शब्द एवं अर्थ सहित काव्य है। इसके बाद आगे देखेंगे, अलंकार के विषय में आचार्य भामा का निम्न कथन अत्यंत प्रसिद्ध है। ये भी याद रखिए, शब्दार्थो सहितो काव्यम, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ही। उसके बाद न कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, यह इनकी प्रसिद्ध लाइन है अलंकार के विषय में। क्या कहते हैं? न कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम। भामा ने वक्रोक्ति को सौंदर्य एवं अलंकार का बीज स्वीकार किया है। इन्होंने अलंकारों का मूल अतिशयोक्ति को माना। भरत द्वारा प्रतिपादित 10 काव्य गुणों का इन्होंने माधुर्य, ओज एवं प्रसाद, इन 3 गुणों में समावेश किया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इन्होंने 3 गुण को ही महत्व प्रदान किया था, माधुर्य, ओज एवं प्रसाद। भामा ने वक्रोक्ति की प्रथम बार चर्चा करते हुए उसे अतिशयोक्ति का पर्याय कहा। भामा ने वक्रोक्ति को सभी अलंकारों का प्राण माना। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि किसने वक्रोक्ति को सभी अलंकारों का प्राण माना है? तो याद रखिए, भामा ने। इन्होंने रस का रसवत अलंकारों में अंतर्भाव यानी कि समावेश किया। भामा को रस विरोधी आचार्यों में प्रथम स्थान दिया जाता है, ठीक है। और भामा ने ही सर्वप्रथम अलंकारों को नाट्यशास्त्र की प्रतनता से मुक्ति दिलाकर एक स्वतंत्र शास्त्र या संप्रदाय के रूप में विकसित किया। भामा ने प्रीति की अपेक्षा कीर्ति पर बल दिया। किसकी अपेक्षा? प्रीति की अपेक्षा कीर्ति पर बल दिया। भामा ने 3 काव्य गुण माने हैं, ये भी पहले देख चुके हैं,
फिर देखिए माधुर्य, ओज और प्रसाद। और भामह ने माधुर्य एवं प्रसाद गुण अधिक प्रिय माने हैं, क्योंकि उसे विद्वान और बालक दोनों समझ सकते हैं। भामह ने ऐसा कहा है। भामह ने 10 दोषों का उल्लेख किया है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा क्लास। आगे हम लोग फिर अलग अलग आचार्यों को एक एक करके देखेंगे और काव्य शास्त्र धीरे धीरे पूरा करेंगे। हमारे साथ बने रहिए। अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और लाइक करना ना भूलिए दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो। ठीक है दोस्तों, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।